नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुभा झा, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज। मैं आज आपको बीएससी होम साइंस पार्ट 2 के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज में 5th यूनिट का टॉपिक एवं बीए पार्ट 3 के सेकेंड पेपर में भी 5th यूनिट में का टॉपिक उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं या पोषक तत्व होते हैं, वह हमारे शरीर के लिए कितने आवश्यक होते हैं, परंतु यदि उनकी अधिकता हो जाती है या हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि नाना प्रकार की बीमारियां जो रहेंगी वह पैदा हो जाती हैं और उनके लिए हमको आहारी चिकित्सा या आहारी रूपांतरण करना आवश्यक होता है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि उच्च रक्तचाप जो कि एक बहुत ही सामान्य समस्या है, यह क्यों होती है और किस प्रकार से इसका हम आहारी समायोजन कर सकते हैं या किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उच्च रक्तचाप वास्तव में जब हमारे शरीर में जो रक्त संचरण होता है, उसमें हृदय में जब स्पंदन होता है या हृदय धड़कता है, तो जो आकुंचन होता है उससे धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और जो रक्त है उसका प्रवाह शरीर में चारों ओर धमनियों में फैलने लगता है, पेरिफेरल सिस्टम में हमारे। और जब प्रसरण होता है उस समय यह रक्त जो है एक दबाव के साथ वापस हृदय की ओर लौटता है। इस संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और जब उसकी तनाव मुक्तता या प्रसरण होता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। तो सामान्य तौर पर जो सिस्टोलिक रक्त दबाव है ये 100 से 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, जबकि जो डायस्टोलिक दबाव रहता है ये 60 से 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में उच्च लगातार जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ा हुआ रहता है या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बढ़ा हुआ रहता है, तो उस परिस्थिति को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जो है बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। यदि हम उच्च रक्तचाप के प्रकार देखेंगे तो दो प्रकार मुख्य रूप से इनको कहा जाता है, एक प्राथमिक या आवश्यक या एसेंशियल उच्च रक्तचाप या एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें जो उच्च रक्तचाप है उसका कोई विशेष कारण ज्ञात नहीं होता, परंतु व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है जो उम्र बढ़ने के साथ आनुवांशिकता के कारण या फिर पर्यावरणीय कारणों से देखी जाती है। जबकि द्वितीयक उच्च रक्तचाप जो है वह कई बीमारियों के साथ में एक जटिलता या लक्षण के रूप में पाया जाता है, जैसे गुर्दे की बीमारी, धमनियों की बीमारी या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीमारी, थायराइड इत्यादि में यह एक लक्षण के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जो उच्च रक्तचाप होता है वह किस सीमा तक बढ़ रहा है उसके हिसाब से भी उसके 3 प्रकार होते हैं, जिनको चरण 1, चरण 2 और चरण 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हाइपरटेंशन कहा जाता है, जिसकी आप वैल्यूज चार्ट में देख रहे हैं कि किसमें कितना जो है वो रेंज देखा जाता है ब्लड प्रेशर का। इन्हीं को सामान्य भाषा में हम माइल्ड या हल्का ब्लड प्रेशर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, मध्यम या मॉडरेट ब्लड प्रेशर और तीसरा जो है वो ग्रेड 3 या सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसके लक्षण या संकेत क्या होते हैं? तो सामान्य तौर पर जो व्यक्ति है उसको हाइपरटेंशन की पहचान स्क्रीनिंग के माध्यम से होती है, अर्थात यदि व्यक्ति अपना रूटीन चेकअप कराता है, मेडिकल चेकअप कराता है, तो उसको पता चलता है कि उसका रक्तचाप सामान्य से ज्यादा है। या फिर यदि कोई उसको ऐसी स्वास्थ्य की समस्या होती है जिसके दौरान उसका जब मेडिकल चेकअप या टेस्ट होते हैं तो उसको जानकारी मिलती है कि उसको उच्च रक्तचाप की समस्या देखी जा रही है। सामान्य तौर पर जिनको हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप होता है उनमें विशेष रूप से सिर दर्द होता है। सुबह जब वह बिस्तर से उठते हैं उस समय उनके पिछले हिस्से में सिर दर्द होता है, चक्कर की समस्या उनको आती है, वर्टिगो देखा जाता है, कान में इको या गूंज या फुसफुसाहट टाइप की दिखाई देती है, दृष्टि में परिवर्तन आता है, थकान, सुस्ती, इस प्रकार के सामान्य लक्षण जो रहेंगे वो उनको देखे जाते हैं।
जबकि इसके गंभीर लक्षण में यदि व्यक्ति ध्यान नहीं देता तो उसको देखने की शक्ति उसकी कम होना, आईसाइट में चेंज होता है, हृदय की जो है वो विफलता अर्थात वो ठीक से उसके ब्लड में सर्कुलेशन नहीं होता बॉडी में, जिसके कारण उसका दम फूलने लगता है, सांसों में छोटापन आने लगता है, अर्ध श्वास लेता है, शॉर्ट ब्रीथिंग और गुर्दे या किडनी जो रहेगी उसमें भी डैमेज देखा जाता है। उसी प्रकार से रेटिनोपैथी या आँखों में भी खराबी आने लगती है। अब हम देखेंगे कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो आज के समय में सबसे प्रमुख कारण जो है वो तनाव होता है। तनाव होने से हमारे शरीर में जो हार्मोनल सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो कार्य है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसका प्रभाव जो रहेगा वो ब्लड प्रेशर बढ़ने में या रक्तचाप की वृद्धि में देखा जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या कॉफ़ी का सेवन करना, इंसुलिन की का शरीर में प्रतिरोध होना, जो कि डायबिटीज़ का भी एक कारण देखा जाता है, इसीलिए डायबिटीज़ के साथ उच्च रक्तचाप बहुत ज़्यादा पाया जाता है एक लक्षण के रूप में। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम प्रारंभिक जीवन में जैसे की जो घटनाएँ होती हैं, जैसे जन्म के समय वज़न कम होना या माँ को यदि स्मोकिंग की हैबिट होती है गर्भावस्था में, स्तनपान नहीं कराती माँ, गुर्दे जो है उनमें कोई खराबी आने से जो रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम है, सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमारे शरीर में गुर्दे में जो रेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है, यह सोडियम और पानी के नियमन को करता है और एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर का नियमन देखा जाता है। जब इस प्रणाली में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो भी हाइपरटेंशन एक लक्षण के रूप में देखा जाता है और इसीलिए किडनी डिसऑर्डर में इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र की अनियमितता में भी यह ब्लड प्रेशर की शिकायत देखी जाती है। अब यदि हम इसका उपचार देखेंगे तो इसका प्रमुख रूप से डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि हमको हमारी जीवन शैली में संशोधन करना चाहिए। जो पेशेंट्स होते हैं उनको यदि आवश्यकता होती है तो दवाओं से बिल्कुल उनका उपचार करना चाहिए, लेकिन यदि प्रारंभिक अवस्था है और औषधि की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि उच्च रक्तचाप की शिकायत आ रही है तो वो व्यक्ति यदि अपने आहार में रूपांतरण करेगा, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करेगा, तो निश्चय ही उसके उच्च रक्तचाप में उसको सुधार होता है या आराम होता है। कई बार उच्च रक्तचाप इतना बढ़ गया रहता है जब डॉक्टर उसको डायग्नोज करते हैं या उसकी जांच करते हैं, तो उस समय तुरंत उसको दवाइयाँ देने की आवश्यकता होती है। उन दवाइयों की डोज़ निश्चित होने के बाद भी उसको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख आता है पहला डाइटरी मॉडिफिकेशन या आहार संबंधी परिवर्तन। यह देखा जाता है कि जो हृदय रोग है वह मुख्य रूप से मोटापे के साथ, जिनमें कैलोरीज का बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, जिनका जो सुस्त जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें वसा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, जैसा आपने अपने पिछले वर्ष में पढ़ के आए हुए हैं कि यदि कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल हम बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे भी हृदय रोग जो है वो जन्म लेता है। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जो पेशेंट है उसका जो है वो डाइट प्लान देखा जाए, उसके जो आहार है उसमें काफी रूपांतरण किया जाए। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो एनर्जी या कैलोरीज, तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनका बॉडी वेट कैसा है। जो मानक शरीर का जो वजन होता है हाइट के हिसाब से, यदि उस व्यक्ति का वजन अधिक है, मोटापा या अधिक भारिता की ओर है, तो उसको लो कैलोरी डाइट देना चाहिए, अन्यथा उसको नॉर्मल कैलोरी डाइट लेना चाहिए। और सामान्य तौर पर यदि ओबीज है तो 20 किलो कैलोरीज पर केजी आइडियल बॉडी वेट, मतलब उसका जो आदर्श वजन होना चाहिए हाइट के अनुसार, उस वजन से यदि उसको 20 किलो कैलोरीज का आहार दिया जाता है तो वो उसके लिए लाभदायक होता है। यदि मोटापा है तो उसमें फिर जो सामान्य ऊर्जा दी जा रही है उसमें 500 किलो कैलोरीज कम ऊर्जा वाला आहार जो है वो उसको सम्मिलित करना चाहिए। प्रोटीन सामान्य तौर पर उसको नॉर्मल दिया जाता है, परंतु यदि उसको बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में उसको 20 ग्राम तक भी प्रोटीन का परहेज किया जाता है एक्यूट या तीव्र उच्च रक्तचाप की स्थिति में, क्योंकि जो प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और जैसा हमको मालूम है कि ज्यादा सोडियम लेना या ज्यादा नमक का सेवन करना भी उच्च रक्तचाप को बढ़ाने का एक कारक होता है। वसा हमेशा लो फैट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि जो हाइपरटेंशन जो एक लक्षण है, यह एक सूचना देता है कि हम हृदय जो है वह थोड़ा सा रोगग्रस्त हो रहा है
और यदि वसा के ऊपर परहेज ना किया जाए, जैसा अभी मैंने बताया, यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो आगे भविष्य में उसको अथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी होगी, और अथेरोस्क्लेरोसिस जो रहेगा उससे फिर उसको कई प्रकार की जटिलताएं या हार्ट अटैक की संभावना रहती है। अब जो शेष कैलोरीज रहती हैं या शेष ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट के रूप में देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, कभी भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा है, शक्कर है, सफेद शक्कर है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो प्रमुख बात ध्यान रखनी चाहिए वो होती है सोडियम का परहेज, क्योंकि अध्ययनों से ये प्रूफ हो चुका हुआ है कि यदि व्यक्ति अपने नमक या सोडियम की मात्रा पे परहेज रखता है तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप में आसानी से नियंत्रण लाया जा सकता है। तो यदि उसको माइल्ड उच्च हाइपरटेंशन है तो 2000 मिलीग्राम पर डे, मतलब इतना नमक लेना चाहिए कि उससे 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको जो है वो सोडियम प्राप्त हो। साथ ही साथ मध्यम यदि उसको ब्लड प्रेशर है तो 1000 मिलीग्राम सोडियम का परहेज जो है वो उसको रखना चाहिए। पुराने समय में बिना नमक का आहार कहा जाता था, परंतु वर्तमान में डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि कम से कम 500 मिलीग्राम सोडियम जो है वो उसको आहार से मिलना चाहिए, जिससे कि उसके बाकी शारीरिक कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलते रहें। एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आता है, वो कहलाता है डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यह वह आहार होता है जिसमें जो साबुत अनाज होते हैं, विविध प्रकार के अनाज होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछलियां ले सकते हैं, जो कि लो फैट मछली या लीन फिशेस होती हैं, कम वसा युक्त फल, सब्जियां और सोडियम का परहेज। लेकिन बाकी मिनरल्स उसमें जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन ये सब समृद्ध होने चाहिए। यह भी रक्तचाप को जो है वो काफी कम करने में सहायक होता है। विशेष रूप से जब हम बोलते हैं कि सोडियम का परहेज करना है, वसा का परहेज करना है, तो ये मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए कि ये जो लिस्ट दिखाई जा रही है, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए जिनमें कि सोडियम का स्तर अधिक हो। और विशेष रूप से इसमें जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जो परिशोधित फूड्स होते हैं, जो रेडी टू ईट है, कन्वीनियंस फूड हैं, जिनमें सब में नमक की मात्रा या लवण या सॉल्ट मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जिनमें भी सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, उनके लिस्ट या लेबल में देखना चाहिए। और ऐसे भोज्य पदार्थ जो है वो व्यक्ति को उनका सेवन कम करना चाहिए, जिससे कि उसके आहार में सोडियम की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्योंकि यदि हम सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का परहेज तो करते हैं, ऊपर से तो टेबल सॉल्ट या नमक तो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि हम नमक की मात्रा भी, जैसे हम कोई रूटीन में हम यदि 5 से 6 ग्राम नमक प्रतिदिन खाते हैं, 1 चम्मच नमक खाते हैं, तो उसकी मात्रा यदि कम की जा रही है, परंतु यदि हम सोडियम सघन भोज्य पदार्थ लेंगे, कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें सोडियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो यदि उनका हम सेवन करते हैं तो भी उस शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है। तो उच्च रक्तचाप के पेशेंट्स को ये देखना चाहिए कि जिन भी भोज्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, उनको उनको नहीं लेना चाहिए। पहले ही हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे कि जीवन शैली में परिवर्तन में एक आहार में रूपांतरण होता है और दूसरा बहुत प्रमुख होता है शारीरिक व्यायाम। हमारी जो मुख्य समस्या होती है कि वर्तमान में लोगों की शारीरिक क्रियाशीलता बहुत कम हो गई हुई है। जैसे ही व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और साथ ही साथ यदि उसको लगता है कि ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जो कि एक होती ही है उम्र के साथ में, तो उसको अपने शारीरिक क्रियाशीलता को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बढ़ाना चाहिए और कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट जो है वो उसको मॉर्निंग वॉक करना या जो भी एक्सरसाइजेज जो हैं वो उसको निर्देशन में नियमित रूप से उनको करना चाहिए। उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए ऑल्टरनेट जो मेडिसिन होती हैं, जैसे कि तनाव मुक्ति के लिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जो क्या बोलते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव के व्यवस्थापन के लिए जो मेथड्स होती हैं, उनको बिल्कुल ही काउंसलर की सहायता से उनका प्रयोग करना चाहिए। जितना ज्यादा व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है, उतना जल्दी ही उसका उच्च रक्तचाप जो रहता है वो नियंत्रण में आता है। उच्च रक्तचाप के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों को यदि पेशेंट या रोगी ध्यान में रखता है, तो उसको और जल्दी फायदा होता है। जैसे सबसे प्रमुख चीज़ है कि नमक को कम करना, नमक ऊपर से लेना ही नहीं चाहिए और आहार में जितना आवश्यक है, उतना ही नमक
या सोडियम युक्त भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि शरीर में पानी का संतुलन भी बना रहे और मिनरल्स का नियमन भी होता रहे या सोडियम का उत्सर्जन होता रहे। रेड मीट जैसे भोज्य पदार्थ जो है उनको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह सैल्मन, टूना जैसी ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली मछलियों का जो लीन फिश कहलाती है उनका सेवन करना चाहिए और फ्राई करने के बजाय इनको बॉयल करके जो है इनका उपयोग अधिक करना चाहिए। मतलब लो फैट कुकिंग जो है वो उसको बढ़ावा देना चाहिए। शराब का सेवन कम करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए, लेकिन यदि सेवन किया भी जाता है तो बहुत लिमिटेड यदि अल्कोहल जो है लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल का सेवन भी ब्लड प्रेशर या हृदय रोग बढ़ाने का एक प्रमुख कारण होता है। यदि मोटापे के शिकार हैं तो वजन कम करने की का प्रयास करना चाहिए और जैसे-जैसे क्योंकि वजन बढ़ता है, उच्च रक्तचाप होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और यदि परिवार में किसी को भी ये हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कि उच्च रक्तचाप की या हृदय रोग की समस्या रही है, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक कराते रहना चाहिए। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है, वह ऐसी एक सामान्य समस्या है जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कम उम्र के बच्चों में भी देखी जाती है। तो ये छोटे-छोटे उपाय करके और अपनी आहार योजना को जो है वो प्रस्तावित करके आसानी से ब्लड प्रेशर पे जो है वो नियंत्रण लाया जा सकता है। आप और यदि आपको आगे अध्ययन करना हो, तो ये कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, संदर्भ ग्रंथ दिए हुए हैं। इनमें से जो है वो आप और डिटेल अध्ययन जो रहेंगे वो कर सकते हैं। और यदि आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी होगी, कोई प्रश्न होंगे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।